नमस्कार साथियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 की वैकेंसी के आधार पर हिंदी विषय की आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय का नया टॉपिक जो जुड़ा है आपके सिलेबस में, प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रेमचंद, कथा सम्राट प्रेमचंद, पूस की रात, महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात सहित कुछ अन्य चुनिंदा कहानियों का एक अद्वितीय संकलन। आज हम इस वीडियो में प्रेमचंद की पूस की रात की पीडीएफ ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, जो आप कहीं पर भी सुन सकते हैं। कहानी का सारांश क्या है? सबसे पहले चलते हैं कहानी का सारांश, बाद में हम चलेंगे पूस की रात कहानी की पीडीएफ की ओर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में कहानी पूस की रात में हल्कू के माध्यम से कहानीकार ने प्रेमचंद ने भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है। बहुत साल पहले की बात है, उत्तर भारत के किसी गांव में हल्कू नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसी की ज़मीन में खेती करता था, पर आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसकी पत्नी खेती करना छोड़ कर के और कहीं मजदूरी करने के लिए कहती थी। हल्कू के लगान के तीर पर दूसरों की खेती थी। खेत के मालिक का बकाया था। हल्कू ने अपनी पत्नी से 3 रुपये मांगे। पत्नी ने देने से इनकार कर दिया। ये 3 रुपये किस लिए रखे थे? ये 3 रुपये जाड़े की रातों से बचने के लिए, कंबल खरीदने के लिए जमा करके रखे थे। मालिक के तगादे और गालियों से डरकर उसने वे 3 रुपये निकाल करके दे दिए। जमींदार रुपये लेकर के चला गया। उसके बाद की कहानी देखते हैं। शुरुआत करते हैं पूस की रात कहानी। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूँ। किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। मुन्नी हल्कू की पत्नी का नाम है। पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपये है, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। ये पूस महीने का नाम है, जो हम लिखते हैं पौष महीना। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वे किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना, जो जमींदार है, मगर सहना मानेगा नहीं। गुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वह अपने भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, नाम तो उसका हल्कू था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दो, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। मुन्नी पास से दूर हट गई। आंखें तैरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय? जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खिरा दे देगा कंबल? न जाने कितना बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपये न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुनि ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था।
उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपये लिए, इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भाव से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटालों पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता, जिसका नाम है जबरा, पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई, अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहीं रान पछुआ ने जाने कहाँ से बर्फ ली आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाले जाड़े का गुजर हो जाए। जगदीर की खूबी, मजूरी हम करे, मजा दूसरा लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल करके चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दी और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की बार सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह नैर आ गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसकी अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला। जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत नहीं था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी। जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी, वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर के भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए भी आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अनुमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से ददकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा, दोनों घुटनों की छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है।
सप्तऋषि जो तारामंडल है अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है, एक पैर और शेष है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी, बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियों बटोरते देख तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर के कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, ताते हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करे सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए था आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे छिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पाँव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा नहीं सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही? जबर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से ये उपाय नहीं सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जबर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा नहीं करूँगा। जबर ने उसे उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुनि से कल न कह देना नहीं लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जा रही थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा नहीं दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दबाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना ऐसा ही जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो।
जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा। राख को कुदेर कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गायें खेत का सफाई किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अक्रमण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी। मुन्नी की आवाज़ आ रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए और देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है। जबरा मंडिया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। धन्यवाद मित्रों। कक्षा पहले ये किसी कक्षा 10th में शायद पाठ था। अब तो पाठ्यक्रम नित्य नए बदलते रहते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में पूस की रात प्रेमचंद जी की कहानी है और इस कहानी को हम पढ़ करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसी प्रकार की जो आगे कहानियाँ हैं हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, वो सभी कहानी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।